तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का है वो ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सीड प्राइमिंग के बारे में। जो हमारा पिछले जो लेक्चर थे 7-8 लेक्चर, उसमें हमने क्वालिटी पे फोकस किया था। पहले हमने सर्टिफिकेशन के बारे में बताया था, फिर ब्रीडर की क्लास के बारे में बताया था, उसके बाद में हमने फिर जर्मिनेशन बताया था, विगर बताया था, वाइबिलिटी बताया था। उसके बाद आज हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सीड प्राइमिंग। तो सीड प्राइमिंग क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, ये क्या क्या इसका यूज है सीड प्राइमिंग का, ये कैसे इसकी मैकेनिज्म है, ये कैसे है वो अफेक्ट करती है जर्मिनेशन में, विगर में, सीडलिंग इस्टेब्लिशमेंट में। ये हम सारा है वो डिस्कस करेंगे। कैसे एबायोटिक स्ट्रेस को है वो टॉलरेंस में भी ये मदद करती है, कैसे यूनिफॉर्म ये जर्मिनेशन है वो पैदा करता है। ये सारा हम है वो सीड प्राइमिंग के बारे में बात करते हैं। और ये नया टॉपिक है, इमर्जिंग टॉपिक है एग्रीकल्चर में, तो इससे अमूमन क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी सीड प्राइमिंग। सो व्हाट इज द सीड प्राइमिंग? सो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हेडेकर। हेडेकर ने सीड प्राइमिंग को है वो डिफाइन किया था। क्या होता है सीड प्राइमिंग? सीड प्राइमिंग is a pre-sowing seed treatment in which seeds are soaked in a osmotic solution that allow them to imbibe water and go through the first stage of germination but does not permit radical protrusion। मतलब सीड प्राइमिंग में ये होता है कि ये सोइंग से पहले का है वो सीड ट्रीटमेंट है, एक तरह से सीड ट्रीटमेंट है। और सोइंग से पहले का ट्रीटमेंट है, इसमें क्या होता है, सीड्स को एक निश्चित अंतराल में निश्चित टाइम पर है वो कोई भी सॉल्यूशन में है वो डिप किया जाता है, और उस टाइम पीरियड, उस अंतराल में ही उसको है वो ट्रीट किया जाता है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। उसको बोलते हैं हम सीड प्राइमिंग। इसमें सीड्स को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि इसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो अंदर है वो बन जाए सीड्स के लिए, ताकि सीड्स को जैसे ही हम फील्ड में लगाएंगे इमीडिएटली वो जर्मिनेट कर जाए। मतलब कि सीड्स को हम मेटाबॉलिकली हम एक्टिव कर देते हैं। मतलब सीड्स को हम जो भी बनना होता है सीड्स में, जैसे मेटाबोलाइट्स बनना है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो हम लेबोरेटरी कंडीशन में ही उसकी एक्टिव कर देंगे, ताकि फील्ड में लगाए तो सीधा ही जर्मिनेट कर जाए। इन नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, अगर हम बिना प्राइमिंग में हम सीड्स को जमीन में लगाते हैं, सॉइल्स में लगाते हैं, तो वहां पे वो जैसे ही लगाएंगे इम्बाइब करेगा, वाटर को इम्बाइब करेगा, फिर एक्टिवेशन फेज में जाएगा, वहाँ डीएनए मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी वो है एक्टिवेशन फेज में बढ़ेगी। तो वो प्रोसेस है वो लंबा है। उधर हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही लेबोरेटरी में ही उसकी है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी और उसको है एक जगह रेडी कर देते हैं जर्मिनेशन के लिए। और फिर हम जैसे ही फील्ड में लगाएंगे तो उसको वो जो टाइम पीरियड होता है, जो फील्ड में जो टाइम वेस्ट होगा उसका, वो जर्मिन मतलब मेटाबॉलिक एक्टिव होने के लिए सीड्स का, वो बच जाएगा। वो बच जाएगा तो सीड है वो सीधा ही जर्मिनेशन कर जाएगा, मतलब अर्ली जर्मिनेशन हो जाएगा। इसीलिए हम है वो सीड प्राइमिंग करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सीड प्राइमिंग का, कि सीड्स को है वो पहले से ही रेडी कर देना, ताकि है वो इजीली है वो जर्मिनेट हो जाए। अगला है कि वाई सीड प्राइमिंग इज डन। सीड प्राइमिंग हमें क्यों है, हमें है वो करनी चाहिए। तो सीड प्राइमिंग हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मॉडर्न क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम है वो क्या है, हाई डिग्री वो रिक्वायर उसको होता है हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन इन क्रॉप एस्टैब्लिशमेंट। क्योंकि आजकल हमें पता है कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो साइंटिफिकली आ रही है, और उस साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी में हम लोगों को है वो यूनिफॉर्म इस्टेब्लिशमेंट सीडलिंग की बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस हुआ, पॉली हाउस हुआ, उनमें क्या है, उनमें अगर वो वेजिटेबल के सीड्स हम उसमें ग्रो करते हैं, अगर उसमें मान लो हमने 100 सीड लिए, इतने महंगे महंगे सीड्स आते हैं हाइब्रिड्स, और वो हमने सीड्स लिए, वो सीड्स लेने के बाद हमने बिना ट्रीट किए, बिना उसको प्राइमिंग किए सीधा ही उसको हमने लगा दिया, तो हो सकता है वो जर्मिनेट ही ना करे कुछ। तो हमने प्राइमिंग से कैसा कर दिया कि सीड्स को जर्मिनेट, उसको है ऐसी ट्रीटमेंट दे दी फिजियोलॉजिकल, ताकि है वो जो महंगे है, जो कॉस्टली सीड है, उसका क्या है वो क्रॉप स्टैब्लिश हो जाए, उसकी सीडलिंग स्टैब्लिश हो जाए, यूनिफॉर्म स्टैब्लिश हो जाए, सारे सीड्स है वो जर्मिनेट कर जाए। इस पर्पज से हम है वो सीड्स है वो प्राइमिंग हम करते हैं। दूसरा है कि इसमें वेजिटेबल इंडस्ट्री और फ्लावर इंडस्ट्री, तो उसमें क्या है, सीड्स को वो उसके सीड्स भी महंगे आते हैं, उसकी नर्सरी है वो तैयार हम जो करते हैं नॉर्मली, उनमें हो सकता है कि वो जर्मिनेशन ना हो, लेकिन हम प्राइमिंग से ऐसा मेथड से, जिससे हम अगर हम ट्रीट करें सीड्स को
ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के साथ या फिर हाइड्रोप्राइमिंग के साथ या KNO3 के साथ, तो उससे क्या है सीड्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाने से है वो सीड्स की है वो क्वालिटी भी इंक्रीज होगी और उसका है वो जर्मिनेशन, विगर और वाइबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। और इस सीड प्राइमिंग टेक्नोलॉजी से हम लोग ज़्यादा ज़्यादा प्लांट्स है वो जर्मिनेट कर ज़्यादा प्लांट्स है वो जर्मिनेट कर लेंगे कम एरिया में। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में हम लोग 1000 प्लांट्स है वो हम रेज कर सकते हैं इस प्राइमिंग टेक्नोलॉजी से। दूसरा है कि इसमें क्वालिटी सीड एंश्योर बेटर, मतलब जर्मिनेशन, रैपिड एंड यूनिफॉर्म इमरजेंस एंड विगरस ग्रोथ। अगर हमने प्राइमिंग किया तो उसकी ऑब्वियसली है वो क्वालिटी बढ़ेगी। क्वालिटी बढ़ेगी तो उसका क्या होगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ है वो क्या होगी, फास्ट होगी, और फील्ड में है वो यूनिफॉर्म होंगे, एक समान होंगे। इसका मतलब होता है कि फील्ड में अगर यूनिफॉर्म होंगे तो हमें मैनेजमेंट आसान होगा, राइट। उसके बाद में है वो जो फॉर एग्जांपल अगर पुअर क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको हम जो फील्ड में लगाते हैं तो हो सकता है वो जर्मिनेट ना करे तो स्किप हो गया, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम को निपटने के लिए है वो सीड प्राइमिंग एक बेटर सॉल्यूशन है। और एक इसका इम्पोर्टेंट है कि एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस में इसको है वो प्राइमिंग का हम यूज करते हैं। बायोटिक में कोई डिजीज आ गया उसके लिए भी है वो रेजिस्टेंस है वो पैदा करता है। और एबायोटिक स्ट्रेस में मतलब जैसे हाई कोल्ड आ गया, हाई स्ट्रेस आ गया, ड्रोट आ गया, सेलिनिटी आ गया, तो उसमें भी है वो सीड प्राइमिंग है वो कारगर आजकल साबित हो रही है। तो व्हाट डज एक्चुअली सीड प्राइमिंग डज, क्या सीड प्राइमिंग है वो करता है एक्चुअली, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सीडलिंग इमरजेंस, ये करता है यूनिफॉर्मिटी, एक समान है वो सीडलिंग्स को है वो इमर्ज करता है ताकि फील्ड्स में वो क्वालिटी मेंटेन रहे, मैनेजमेंट इजीली हो सके। और दूसरा करता है कि ये एनहांस द जर्मिनेशंस, increase the seedling emergence uniformity under adverse environmental conditions particularly under low temperature, राइट। तो ये जर्मिनेशन को इंक्रीज करता है, सीडलिंग्स को है वो इमरजेंस को इंक्रीज करता है, और फील्ड्स में है वो यूनिफॉर्मिटी है वो एक समानता है वो लाता है। अब एक समानता लाएगा तो मैनेजमेंट और क्रॉपिंग एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है वो इजी हो जाएगी किसी भी फील्ड को। अगर हम एक समान फील्ड होगा वो तो उसमें है वो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस और मैनेजमेंट है वो इजी हो जाएगा। अर्ली एनहांस अगर जर्मिनेशन होगा तो उसकी है वो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में है वो बहुत यूज होती है क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्मिटी है वो बहुत चाहिए। अगर यूनिफॉर्मिटी होगी तो आगे ही सब कुछ है वो यूनिफॉर्मिटी पे ही प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का है वो डिपेंड करता है। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, एक समान है वो फ्लावर नहीं आएंगे, एक समान फ्लावर नहीं आएंगे तो सब सारे के सारे फ्रूट है वो एक समान है वो मैच्योर नहीं होंगे। एक समान मैच्योर नहीं होंगे तो मार्केटिंग में है वो दिक्कत आएगी। मार्केटिंग में दिक्कत आएगी तो इकोनॉमिकल फार्मर्स को है वो लॉस होगा और फार्मर्स है वो लॉस में इसमें चले जाएंगे। तो ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा है वो जरूरी है टेक्नोलॉजी। जो भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं उनको सीड्स को नर्सरी में लगाने से पहले, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में या फिर प्रो ट्रेज में या फिर नॉर्मल रेज बेड में लगाने से पहले सीड प्राइमिंग टेक्नोलॉजी का है वो यूज है उसको करना चाहिए। अब ये सिंपल प्रोसेस है कैसे हम सीड प्राइमिंग हम वो करते हैं, बेसिक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल ये सीड्स है तो सीड्स को हमने क्या, ये प्राइमिंग सॉल्यूशन हुआ। ये प्राइमिंग सॉल्यूशन डिपेंड्स करता है आप किस टाइप की प्राइमिंग यूज कर रहे हो और आपकी कंडीशन क्या है। अगर मान लो एबायोटिक कंडीशन है, आपका स्ट्रेस आ रहा है ज्यादा या फिर आप में ड्रोट आ रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पॉलीइथाइल ग्लाइकोल का आप यूज करो। पॉलीइथाइल ग्लाइकोल 0.5% या फिर -1.0% का आप मेगा पास्कल का आप यूज कर सकते हो। क्योंकि पॉलीइथाइल ग्लाइकोल की स्टडी से ये सिद्ध हुआ है कि अगर पॉलीइथाइल ग्लाइकोल से हम सीड्स को हम ट्रीट करते हैं तो सीड्स में है वो एबायोटिक स्ट्रेस और बायोटिक, इवन दो बायोटिक स्ट्रेस के लिए भी है वो रेजिस्टेंस पैदा हुआ है। बहुत सारी स्टडीज है, अभी लेटेस्ट स्टडीज हुई है 2025 में, जनवरी का एक पेपर है उसमें है ऐसा है वो सिद्ध हुआ है। और तो हम लोग, ये जनरल प्रोसेस है, कोई भी प्राइमिंग सॉल्यूशन हो सकता है, आइदर वो पानी का हो सकता है, आइदर वो केमिकल्स का हो सकता है। केमिकल्स में KNO3 हो सकता है, KCl हो सकता है, या फिर ओस्मो प्राइमिंग सॉल्यूशन में या हम पॉलीथाइल ग्लाइकोल का यूज कर सकते हैं या फिर मेंटोन का भी यूज कर सकते हैं। और या फिर हार्मोन्स का ये सॉल्यूशन हो सकता है, हार्मोन्स में जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, किसी का भी यूज हो सकता है वो।
अलग अलग कंसंट्रेशन है वो स्टैंडर्ड्स है वो दी हुई है। उसके बाद में है वो हम जैसे ही हम सीड्स को इसमें डालेंगे सॉल्यूशंस में, जो ये येलो कलर का सॉल्यूशन इसमें हम डालेंगे, याद रहे सीड्स प्राइमिंग का मतलब होता है कि सीड्स को है वो पानी में ही इमर्ज करना। ऐसा नहीं है कि आप इसको है वो पानी में इमर्ज नहीं करोगे, सिर्फ आपने मॉइस्चराइज कर दिया ना। अगर मॉइस्चराइज कर दिया तो इसमें एरिएशन आ जाएगा, एरिएशन हो जाएगा तो हो सकता है इसमें फंगल ग्रोथ हो जाए, फंगल ग्रोथ हो जाए तो हो सकता है ये वो तो फंगल ग्रोथ होएगा तो क्रॉप तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा सीड। अगर क्रॉप डिस्ट्रॉय ना है तो हो सकता है उसमें यहीं पे वो जर्मिनेट कर जाए, प्री जर्मिनेट यहाँ कर जाए। प्री जर्मिनेट यहाँ कर गया तो फिर वो फील्ड में कैसे जर्मिनेट होगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको है वो कंप्लीट है वो डीप करते हैं, जैसे इन्होंने बताया स्लाइड में। ये प्राइमरी सॉल्यूशन है, कंप्लीट डीप करते हैं, ये सॉल्यूशन है थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद में सीड्स को जैसे ही हमने सोक किया, कुछ ये अलग अलग ड्यूरेशन होता है, ये इसको सोक हम 1 मिनट भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, 10 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, दिन के लिए भी कर सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 4 दिन, वो डिपेंड्स करता है या उसका सीड कोट का कैसा नेचर है। अगर मान लो सीड कोट का थोड़ा सॉफ्ट नेचर है तो हम उसको 1 घंटा 2 घंटा उसके हिसाब से 10 मिनट 20 मिनट के हिसाब से काम चला लेंगे। सीड कोड बहुत ज्यादा हार्ड है, जैसे ओकरा हुआ, जैसे सीरियल्स का हुआ, राइस का हुआ, वीट का हुआ, मेज का हुआ, ओट का हुआ, सीड कोड हार्ड होते हैं। या फिर फॉरेस्ट्री क्रॉप का आप देख लो, ओट हुआ, फॉरेस्ट्री क्रॉप में टीक हुआ, पाइनस रॉक्स बरगाई का सीड्स हुआ। इन सीड्स, ये सीड्स क्या होते हैं, बहुत हार्ड हुए, वालनट हुआ, है ना, पीनट हुआ। सीड्स क्या है, बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड सीड्स के लिए हम क्या करते हैं, उसको है वो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हम है वो सोकिंग करते हैं। सोकिंग करते हैं, उसके बाद में जैसे ही सीड को सॉफ्ट होता है, उसके बाद में हम उसको शेड ड्राई हम उसमें कर लेते हैं। शेड ड्राई करने के बाद में है वो उसको है वो सीधा कोई पेट्री प्लेट में हम लगा देते हैं। पेट्री प्लेट में लगाने के बाद में है वो हम जर्मिनेशन है वो काउंट कर लेते हैं। ये प्राइम्ड सीड का आपको सीडलिंग दिख रहा होगा, इसमें क्या है, क्लियरली दिख रहा होगा आपको, इसमें पूरा का पूरा है वो जर्मिनेशन हुआ हुआ है। सीडलिंग लेंथ भी इसमें अच्छा है, प्रॉपर रूट डेवलपमेंट भी इसमें है वो अच्छा हुआ हुआ है, जबकि अनप्राइम्ड सीड में है वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम पानी के साथ ट्रीट करते हैं तो इसको है सोकिंग वॉशिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने केमिकल को है वो ट्रीट किया है, केमिकल को ट्रीट करने के बाद में यहाँ पे शॉकिंग की हमें है वो जरूरत पड़ेगी। शॉकिंग की नहीं, सॉरी, हमें है वो वॉशिंग की हमें वो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ओस्मोटिका को है वो रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने ओस्मोटिका को रिमूव नहीं किया इस टाइम पे तो हो सकता है कि वो सीड्स में है वो एरिएशन पैदा ना करे, और है वो सीड्स में प्रॉपर एरिएशन ना हो तो सीड्स है वो मर भी सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो इस स्टेज पे है वो क्या करते हैं, सीड्स को जो हम जो भी सॉल्यूशन यूज करेंगे उसको प्रॉपर वॉश हम करेंगे, उसके बाद में उसको शेड ड्राई हम करेंगे। सनलाइट से हम ड्राई नहीं करेंगे सीधा। तो अब बात करते हैं सीड जर्मिनेशन और इसका है वो क्या रिलेशन क्या है, प्राइमिंग का सीड जर्मिनेशन क्या। हमें पता है कि सीड जर्मिनेशन में, जब मैंने आपको सीड जर्मिनेशन का वीडियो बनाया था उसमें आप स्लाइड को देख लीजिए जाके, तो उसमें हमने बताया था कि सीड्स है वो कैसे है वो जर्मिनेट करता है। पहला स्टेज क्या है, वाटर को ये वो इम्बाइब करेगा, यहाँ पे वाटर को इम्बाइबेशन करेगा, रैपिड इनिशिएशन फेज होगा, वाटर इम्बाइबेशन फेज, इसको हम फेज 1 बोलते हैं। उसके बाद में जैसे ही फेज 1 किया, फेज 2 है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस फेज 2 को क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन फेज। एक्टिवेशन फेज का मतलब होता है इसमें सारे डीएनए बनेंगे, आरएनए बनेगा। डीएनए किस प्रोसेस से बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा। आरएनए किस प्रोसेस से बनेगा, आरएनए ट्रांसलेशन से बनेगा। डीएनए से आरएनए बन रहा है वो क्या है, ट्रांसलेशन है। उसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांस जो भी एंजाइम होंगे वो इसमें है वो इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, फैट का ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे शुगर्स भी बनेगा, ठीक है, और यहाँ प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा, अमाइनो एसिड्स बनेगा। तो ये सब सारा प्रोसेस इसमें होगा। कुल मिला के इसमें मोबिलाइजेशन और डीमोबिलाइजेशन इस प्रोसेस में होगा। यहाँ पे इसी फेज में है वो एटीपी जनरेट होगा। एटीपी जनरेट होगा तो एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी, अब एनर्जी निकलेगी तो ऐसा तो है नहीं एनर्जी ऐसे ही निकलेगी, एनर्जी कुछ ना कुछ करेगी। एनर्जी क्या करेगी, सीड कोट के आवरण को है वो तोड़ेगी। सीड कोट के आवरण को तोड़ के ही फेज 3 में है वो प्रवेश करेगा। सीड फेज 3 में प्रवेश करेगा तो क्या निकलेगा, सबसे पहले रेडिकल निकलेगा। रेडिकल निकलने के बाद में क्या निकलेगी, प्राइमरी रूट निकलेगी। प्राइमरी रूट निकलने के बाद में सेकेंडरी रूट जिसको बोलते हैं वो निकलेगी। उसके बाद में क्या निकलेगा, प्लूमूल निकलेगा। प्लूमूल से क्या निकलेगा,
प्लूम्यूल से क्या निकलेगा, हाइपोकोटाइल निकलेगा, एपिकोटाइल निकलेगा, एपिकोटाइल के बाद में ट्रू लीफ निकलेगी, ट्रू लीफ से सीडलिंग्स निकलेगी, सीडलिंग से पूरा है वो प्लांट्स का है वो डेवलपमेंट होगा। तो ये है प्रोसेस है जर्मिनेशन का। ठीक है, तो अब जर्मिनेशन का प्रोसेस तो ये हो गया। अब प्राइमिंग क्या करता है, प्राइमिंग का प्रोसेस देखते हैं जर्मिनेशन के साथ में। ये प्रोसेस वाटर अपटेक हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन जो मैंने आपको समझा दिया है, जर्मिनेशन है, सीडलिंग ग्रोथ है, फाइनल स्टेज होगी। अब बात करते हैं सीड प्राइमिंग। एक्चुअली यहाँ से है वो सीड प्राइमिंग का कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरा प्राइमिंग का खेल है वो, पूरी कहानी है वो समझ में आ जाएगी। अगर ये प्रोसेस समझ में नहीं आया तो कहानी समझ में नहीं आएगी। तो ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है एरो में, राइट, ये क्या है, ये क्या दर्शा रही है, ये दर्शा रही है कि जब हम फील्ड में सीड्स को लगा रहे हैं, फील्ड में सीड्स को लगाने के बाद में क्या होगा, फील्ड क्या होगा, फील्ड में लगाएंगे तो सीड्स क्या है, सूखा है, उसमें कोई प्राइमिंग नहीं है, ये नॉर्मल है। पहली बात तो इसको समझो, ये जो लाइन है ग्रीन लाइन, ये क्या है, नॉर्मल लाइन है। मतलब इसमें कोई हमने प्राइमिंग इसमें कोई किया नहीं है, सीधा फील्ड हमने सीड्स को लिया, फील्ड ड्राई जो सीड्स था उसको लिया, उसको हमने फील्ड में लगा दिया। फील्ड में लगाने के बाद में सूखा था सीड, तो वो क्या करेगा, तेजी से इम्बाइबेशन करेगा, पानी को जल्दी से वो शोक करेगा। पानी को शोक किया, पानी को शोक करने के बाद में उसकी क्या होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन फेज में आ जाएगा। वो सारा ही डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, एमाइनो एसिड्स होगा, जो भारी शुगर्स है वो हल्के शुगर्स में वो ब्रेक डाउन होगा, एटीपी जनरेट होगा। यहाँ पे एक्टिवेशन फेज में ये सब कुछ हो गया। उसके बाद में रेडिकल निकलेगा, फिर वो जो भी है वो एपिकोटाइल निकल के शूट्स का है वो निर्माण करेगा इस ग्रोथ फेज में। ये तो हो गया नॉर्मल जर्मिनेशन जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था डिटेल में। अब इसमें क्या होता है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है, ये हमारे लेबोरेटरी कंडीशन का। इसको कंफ्यूज मत होना कि भाई इसको ये भी फील्ड में लगाया ना, ये हम कर रहे हैं प्राइमिंग। हमने क्या किया, लेबोरेटरी कंडीशन में हमने सीड्स को है वो प्राइम किया हुआ है, ये वो बता रहे हैं। लेबोरेटरी कंडीशन में हमने सीड को प्राइम किया, प्राइम करने के बाद में ये है वो इम्बाइबेशन करेगा वाटर का, ऑब्वियसली करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली करने के बाद ये एक्टिवेशन फेज को क्या कर देगा, यहाँ पे एक्टिवेशन फेज कितना है, थोड़ा सा है देखो। अब ये क्या करेगा, एक्टिवेशन फेज में प्राइमिंग के टाइम पे, याद रखना प्राइमिंग के टाइम में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अमूमन पूछे जाते हैं, प्राइमिंग के टाइम में एक्टिवेशन फेज को ये लंबा कर देगा। मतलब जो भी माल मत्ता जितना भी बनना होगा ना सीड में, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रॉपर, ये पूरा ही यहीं पे कर देगा, सब कुछ ही यहाँ पे। इसीलिए है वो ये फेज है वो लॉन्ग चली जाएगी, ये फेज इसी फेज में ही वो कर देगा। ठीक है, तो ये फेज है लंबी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सीड्स को क्या करेंगे, जो भी ऑस्मोटिका होगा वो रिमूव करेंगे, जो मैंने पिछला जो बताया था। ऑस्मोटिका रिमूव करने के बाद में उसको डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब जो भी मॉइस्चर है वो निकालेंगे, उसको सुखाएंगे शेड में। शेड में सुखाने के बाद अब कहानी आती है ये फील्ड वाली, ये जो ग्रीन लाइन है ना, ग्रीन वाला, अब इसी को हमने क्या कर दिया, फील्ड में लगा दिया। अब फील्ड में यहाँ पे हमने फील्ड में लगा दिया। अब ये कहानी यहाँ की और यहाँ की जो पहली वाली है ये वाली, ये अब इसमें कंपैरिजन होगा। अब इसमें कैसे होगा, अब देखो ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रेट सीधा इम्बाइबेशन हो गई। इम्बाइबेशन में क्या होगा, इसमें री इम्बाइबेशन होगा, थोड़ा सा पहले तो इम्बाइब हो चुका है ऑलरेडी इसमें, तो थोड़ा सा री इम्बाइबेशन हो गया। अब दूसरा एक्टिवेशन फेज, ये एक्टिवेशन फेज हो गई, जहाँ पे ये दिख रही होगी आपको एक्टिवेशन फेज, यहाँ पे ये एक्टिवेशन है। ये एक्टिवेशन फेज कितनी हो गई, बिल्कुल शॉर्ट हो गई। मतलब यहाँ पे जब प्राइमिंग कर रहे थे तब ये लंबा लिया इन्होंने प्राइमिंग में एक्टिवेशन फेज को, क्योंकि इनको क्या करना था, पूरा माल मत्ता जो सीड का था वो पूरा जो भी स्टोरेज प्रोटीन जो भी था सारा बनाना था इसमें था प्राइमिंग के टाइम पे। प्राइमिंग करने के बाद में ये बन गया, तो ये फेज क्या हो गई, एक्टिवेशन फेज क्या हो गई, फेज 2 शॉर्ट हो गई। शॉर्ट हो गई तो ये क्या हो गया, इसको ये लंबा खींचने की जरूरत भी नहीं पड़ी, फील्ड में सीधा सीधा इमर्ज हो जाएगा। कुल मिला के बात यहाँ पे आती है प्राइमिंग की। प्राइमिंग का मेन कॉन्सेप्ट है फेज 2 को शॉर्ट करना। तो ये फेज 2 को है वो प्राइमिंग ने है वो शॉर्ट कर दिया, फेज 2 को प्राइमिंग ने शॉर्ट कर दिया, तो है वो सीधा सीधा फील्ड में है वो सीधा ग्रोथ कर गया है, जर्मिनेशन हो गया सीधा। कुल मिला के बाद अगर आप उसको ले मेन तरीके से मैं समझाऊं तो जितना भी प्राइमिंग में जो माल मटेरियल्स है वो बनना है वो लेब में ही हमने बना लिया इसमें, क्योंकि एक्टिवेशन फेज यहाँ पर हमने लंबी हो गई है। ठीक है, जो फील्ड में ये टाइम वेस्ट होता ना इतना करने का, वो उन्होंने यहीं पे कर दिया लेब में, हमने लेब में करने सीधा फील्ड में लगा, वो जर्मिनेट हो गया। क्योंकि ये फेज है वो कम हो गई, एक्टिवेशन फेज है वो कम हो गई। एक्टिवेशन फेज में ही तो टाइम लगता है ज्यादा,
जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसी में तो टाइम लगता है, तो हमने प्राइमिंग का ये फेज को कम कर दिया। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्मल जर्मिनेशन था, अगर इसको यहाँ जर्मिनेशन होने में 20 दिन लगा, तो प्राइमिंग से पक्का मैं बोल रहा हूँ 5 दिन का ही टाइम लगेगा। कुल मिला के 15 दिन का गैप इन्होंने वो कम कर दिया, अर्ली जर्मिनेशन आ गया। तो यही तो हमें चाहिए था, अर्ली जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट प्राइमिंग का पूरा। अगर इसको समझ में नहीं आया तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं इस पर है वो ज्यादा है वो कंसंट्रेट कर रहा हूँ। समझ में आ गया ये पूरी चीजें? ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये नॉर्मल है, हमने इम्बाइब किया, ये प्राइमिंग का एक्टिवेशन फेज में गया, एक्टिवेशन फेज को इन्होंने लंबा कर दिया, जो भी सीड्स का था वो उन्होंने पूरा बना दिया। फिर हमने क्या किया, इसको स्टोरेज किया, ड्राइंग किया, इसका ड्राइंग करने के बाद में मॉइस्चर कंटेंट एक्स्ट्रा है वो निकाला, उसमें जो ऑस्मोटिक था उसको रिमूव किया। फिर जैसे हमने फील्ड में लगाया प्राइम सीड को, सीधा इम्बाइब किया इसने, सीधा जर्मिनेट कर गया। एक्टिवेशन फेज को आने ही नहीं दिया, बहुत ही कम, बिल्कुल आने ही नहीं दिया, पूरा ही सीधा सीधा है वो जर्मिनेट कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीड प्राइमिंग का। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो बात करते हैं इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इसमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है। प्राइमिंग से क्या होगा, प्राइमिंग किया है, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या किया, प्राइमिंग किया है इन्होंने यहाँ पे। प्राइमिंग करने के बाद में क्या होगा, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा, एंड डीएनए का सिंथेसिस होगा, रेप्लिकेशन होगा, उसको डीएनए से वो क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से आरएनए बनेगा, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये प्रोसेस हो गया। इसमें क्या होगा फिर, ये क्या करता है, प्राइमिंग क्या करता है, जो इन जनरल मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि प्राइमिंग जो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन में क्या होता है, अगर डोरमेंसी में आपको मैंने बताया था कि डोरमेंसी के टाइम पे एब्सिसिक एसिड का है वो लेवल है वो इंक्रीज रहता है। ये क्या करता है, प्राइमिंग क्या करेगा, डोर एब्सिसिक एसिड्स के लेवल को है वो डिक्रीज कर देगा। और साथ में है वो एलिए प्रोटीन का जाना, एलिए प्रोटीन को भी है वो उसको है वो कम कर देगा। अब एलिए प्रोटीन और एब्सिसिक एसिड प्रोटीन कम हो गया तो ऑटोमेटिक ही है वो जर्मिनेशन के सिग्नल है उसमें स्टार्ट हो जाएंगे। जर्मिनेशन के जितने भी मेटाबॉलिक जर्मिनेशन के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि एंजाइम्स का है वो मोबिलाइजेशन होगा। ठीक है, स्टोरेज प्रोटीन है वो का डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हुआ, ठीक है, वो शुगर्स में है वो कन्वर्ट वो होंगे। फैटी एसिड्स हुआ, ये सारे है वो एंजाइम एक्टिविटी है इसमें है वो चलेगी। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, एटीपी का जनरेशन होगा, ये सारा है वो फेज 2 में है वो सारा है वो चलेगा। उसके बाद में है वो सीड्स को क्या हो ड्राइंग करेंगे, री एम्बाइबेशन करेंगे, फिर उसको फील्ड में जैसे ही लगाएंगे क्या करेंगे, वो फील्ड में री एम्बाइबेशन होगा, वाटर का पानी का है वो ज्यादा री एम्बाइब करेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर जर्मिनेशन है वो इजीली है वो हो जाएगा। सो दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट प्राइमिंग्स एंड how the primings is work by molecularly and by physiologically। तो कैसे कैसे है वो फिजियोलॉजिकल की तरीके से है और बायोकेमिकल तरीके से है वो प्राइमिंग है वो इफेक्ट करती है। अब यहाँ पे दिख रहा है देखो, प्राइमिंग करने के बाद में हमने इसको स्टोर भी कर दिया है, स्टोर करने के बाद में भी ये है वो री एम्बाइब है वो कर रहा है। दैट मीन्स ये प्राइमिंग है वो स्टोरेज को भी वो बढ़ावा दे रहा है। अगर एक प्राइम सीड को हमने प्राइम करने के बाद में उसको 12 महीने तक भी रख दिया तो फिर भी अगर हमने उसको फील्ड में लगाएंगे तो कुछ हद तक जर्मिनेशन है वो बरकरार रहेगा। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है, और ये एक स्टडी है, मेरी भी एक स्टडी है एमएससी की, उसमें भी ऐसा पाया गया है कि ओकरा के सीड्स को लिया था, ओकरा के सीड्स को मैंने प्राइम किया था किसके साथ, पानी के साथ और हाइड्रो इसमें पॉलीथाइल ग्लाइकोल के साथ, अलग अलग कंसिस्टेंसी के साथ मैंने उसको ट्रीट किया था। तो मेरे रिजल्ट्स में मैंने ये पाया कि प्राइम्ड सीड है वो ओकरा के वो स्टोरेज लाइफ है वो बढ़ा दी है, 12 मंथ तक भी है उनको है वो। मेरी स्टडी में मैंने ये पाया कि 12 मंथ तक है को स्टोरेज करने के बाद में भी है वो सीड्स है वो जर्मिनेट किए। दैट मीन्स वो जबकि नॉर्मल सीड्स है वो इतना जर्मिनेशन परसेंटेज उसमें नहीं आया, 12 मंथ करने के बाद में भी उसमें 75% जर्मिनेशन रह रहा है। दैट मीन्स इट इज गुड। फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सीड प्राइमिंग आई हैव डिस्कस ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होगा, फिजियोलॉजिकल में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगा, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो होगी वो होगी, जीन एक्सप्रेशन होगा एमआरएनए सिंथेसिस के लिए, तभी तो प्रोटीन बनेगा।
देन उसके बाद में एनर्जी मेटाबॉलिज्म में रेस्पायरेशन, एनर्जी के रूप में क्या निकलेगी, एटीपी निकलेगी सीड से, वो रेस्पायरेशन करेगा, रेस्पायरेशन करेगा तो जर्मिनेशन भी होगा। ये सारी है वो चीजें है वो चलती है इसमें। अब इसमें है वो कौन सा स्पेसिफिक प्रोटीन है वो रिलीज होता है, तो याद रखना ये एल आइसो एस्पार्टाइल, ठीक है, ये प्रोटीन है वो होता है, और साथ में मिथाइल ट्रांसफरेज ये भी, ठीक है, ये रिपेयर मैकेनिज्म करता है उसमें डीएनए में, उसमें प्रोटीन्स में। अब ये कैसे कैसे है वो एंजाइम को है वो एक्टिवेशन करता है इसमें, प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसाइज ड्यूरिंग सीड प्राइमिंग इन डिफरेंट वेजिटेबल्स क्रॉप में, कैसे कैसे, जैसे लेट्यूज में है तो लेट्यूज में ये क्या करता है, फास्फेटेज एंजाइम एस्ट्रेज और प्रोटीन है वो सिंथेसिस करता है, ये एक स्टडी हुई है खान में। उसके बाद में कैरेट है, कैरेट में डी हाइड्रोजनेज एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाता है, साथ में पेरोक्सीडेज को बढ़ाता है। बिटर गार्ड में है ये वो ये मेलेट सिंथेसिस और मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्टिविटी को है ये बढ़ाता है। और उसके बाद में चिल्ली और बेल पेपर में है वो आइसोसिएट्रेलाइसिस और मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाता है ये। वाटरमेलन में है वो आइसोसिएट्रेट लाइसिस एंजाइम की एक्टिविटी को है ये वो बढ़ाता है। तो दैट मीन्स ये एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज करके प्रोटीन सिंथेसिस करके सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को ये है वो प्राइमिंग बढ़ाता है। इसका मेन टारगेट ये है कि जर्मिनेशन की जो फेज 2 है प्राइमिंग करने के बाद में शॉर्ट करता है, लेकिन ड्यूरिंग प्राइमिंग लॉन्ग करता है। यह एक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि प्राइमिंग के टाइम पे जो फेज 2 है वो हो जाती है लंबी, ठीक है, और प्राइमिंग करने के बाद में फील्ड लगाने के बाद में फेज 2 है वो शॉर्ट हो जाती है। तो यही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने समझा दिया है डायग्रामेटिकली। तो डीएनए अब दूसरा है मोलिकुलर मैकेनिज्म में डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म करता है, कैसे करता है, बाय रेप्लिकेशन से, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ डीएनए बाय repairing the damaging occur naturally is important for generating error free template for transcription and replication with fidelity, right। मतलब ये क्या करता है, डीएनए में आपको पता है नॉन सेंस और सेंस दो टाइप की एंटी वो होती है स्टैंड होती है जो कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर होती है, जिसमें एडेनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटोसिन है वो नाइट्रोजनिक बेस है वो लगे रहते हैं, उसके साथ में उसके अपोजिट है वो भी लगे रहते हैं, तो आपस में है वो कंप्लीमेंट्री डबल हेलिक्स की तरह है वो आपस में है वो जुड़ी रहती है डीएनए के जो स्ट्रक्चर है। उसमें क्या करता है, अगर मान लो कोई डिसइंटीग्रेशन हो गया उसका या टूट गई उसका, तो ये क्या करता है, जनरेट करता है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को है वो बढ़ावा देता है प्राइमिंग, क्योंकि उन वो ऐसा है वो जीन्स को है वो रेगुलेट करता है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को के जीन को है वो रेगुलेट करता है, वो एक उसमें एक्टिव हो जाते हैं, तो वो है वो सारा इसमें प्रोसेस है वो चलता है, राइट। जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द सीड प्राइमिंग, क्या क्या जीन एक्सप्रेशन होता है इसमें, ये जीन एक्सप्रेशन को है वो बढ़ावा देता है। सेलुलर मतलब प्राइमिंग क्या करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के जीन एक्सप्रेशन को है वो बढ़ाता है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज एटीपी के रूप में एनर्जी है वो रिलीज करता है। दिस इज एक्स-रे प्राइम टोमेटो सीड्स, यू कैन सी द एक्स-रे प्राइम टोमेटो सीड्स। इन इसमें क्या होता है कि जो प्राइम सीड्स है उसमें क्या होता है, गैप है वो गैप आ गया है इसमें, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बीच में गैप आ गया मतलब इसमें फ्री स्पेस है वो हो गया। फ्री स्पेस का क्या मतलब हुआ, फ्री स्पेस का ये हुआ कि वो वाटर एब्जॉर्प्शन करने के लिए और ये उसमें एरिएशन और प्रॉपर होगा, और ये वो इम्बाइबेशन रेट और ये जल्दी फास्टर और एक्टिवेशन फेज और रेडिकल इमरजेंस फेज है वो जल्दी है वो फास्टर हो जाएगी। तो ये एक स्टडी पाई गई टोमेटो में एक्सरे प्राइम से, मतलब प्राइम को शेड करने के बाद उसको एक्सरे में देखा है, कुल मिला के ये है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, बहुत सारे मेथड है प्राइमिंग के। कौन कौन से मेथड है, ओस्मो प्राइमिंग, हेलो प्राइमिंग, हाइड्रो प्राइमिंग, मैट्रिक्स प्राइमिंग और बायो प्राइमिंग। सो सॉलिड प्राइमिंग्स, जो हमारी जो ओस्मो प्राइमिंग का मतलब ये होता है कि सीड्स को है वो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में को डाल देंगे कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसके बाद में उसको ओस्मोटिका को रिमूव करेंगे और वो ड्राई करके फिर फील्ड में लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज ओस्मोटिक प्राइमिंग। ओस्मोटिक के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन है वो यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है पैग 6000, पॉली इथाइल ग्लाइकोल 6000 का सबसे ज्यादा यूज होता है।
मेंटोन का भी हम यूज है वो कर सकते हैं। और उसके बाद में है वो साल्ट सॉल्यूशन से अगर हमने प्राइमिंग किया तो क्या बोल देंगे उसको, हेलो प्राइमिंग, जिसके लिए हम एल का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, KNO3 का भी करते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट का भी हम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा है वो KCl का करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा है वो पैक का यूज करते हैं, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल 6000 -0.5 मेगापास्कल एंड पॉलीइथाइल ग्लाइकोल 6000 और -1.0 मेगापास्कल का हम यूज करते हैं। उसके बाद में हाइड्रो प्राइमिंग सिंपल है वाटर का हम यूज करते हैं। मैट्रिक्स प्राइमिंग का मतलब होता है कि इसमें हम मैट्रिक कंडीशनिंग है वो सीड्स को हम देंगे। कुल मिला के इसमें हम यूज करेंगे कोकोपीट का, सॉफ्ट कॉइल का, मूस ग्रासेस का, वर्मी कंपोस्ट का, वर्मिकुलाइट्स का और परलेट्स का। इसका यूज करेंगे, कैसे करेंगे, वर्मिकुलाइट, परलेट्स या फिर मूस ग्रासेस या वर्मी कंपोस्ट हम लेंगे, उसको हम थोड़ा मॉइस्चराइज करेंगे, सीड्स को उसमें डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीड्स को डायरेक्ट है वो सोइल में, या सॉरी, सीड्स को डायरेक्ट है वो सॉल्यूशन में ना डाल के वर्मी कंपोस्ट, वर्मिकुलाइट्स, मास ग्रासेस इसमें हम डालेंगे। इससे क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी। तो ये क्या करेंगे, जो वर्मिकुलाइट्स कोकोपीट होते हैं ये पानी को में हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा भिगो के रखते हैं। तो ये क्या है, थोड़ा थोड़ा करके वो सीड्स को है वो कंडीशनिंग है वो करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर उसको देता रहेगा। इससे सीड्स है वो थोड़ा थोड़ा वाटर है वो ऑब्जर्व है वो करता रहेगा। तो ये है सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद में है बायो प्राइमिंग। बायो प्राइमिंग का मतलब होता है सीड्स को है वो माइक्रोबियल एजेंट्स के साथ है वो हमें वो ट्रीट कर देंगे, जैसे माइकोराइजा हुआ, ट्राइकोडर्मा हुआ, सुडोमोनास हुआ, है ना। तो ये इनका हम स्टैंड करेंगे। ये कैसे करेंगे बायो प्राइमिंग, सीड्स को लेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। पहले हम उसको कुछ समय के लिए पानी में भिगोएंगे। पानी में भिगोने के बाद में फिर हम जैसे ही पानी में भिगोया उसके साथ ही हमने माइक्रोबियल जो कल्चर होता है वो उसको हम डाल देंगे। माइक्रोबियल कल्चर दो दो तरीके से हम डाल सकते हैं, या तो बना बनाया होता है माइक्रोबियल कल्चर, उसको हम डाल देंगे, या फिर हमें क्या है लेबोरेटरी में इसको है वो तैयार करना होता है, लेबोरेटरी में इसको तैयार करना होता है। तो इसको हम माइक्रोबियल कल्चर को है वो सीधा है वो बना बनाया जो भी है माइक्रोबियल कल्चर का पैकेट, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, उसको है वो हम पानी के साथ सीड भिगोया हुआ था ऑलरेडी उसमें डाल के है वो डालने के बाद में उसको क्या करेंगे, हम उसको हम स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसको रख देंगे, 30-40 डिग्री तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर। और ताकि है वो माइक्रोब्स है वो इसमें है वो वेल स्टैब्लिश हो जाए। और फिर उसको हम फील्ड में लगाएंगे। अब फील्ड में लगाने की भी मैकेनिज्म इसकी है, जैसे ही हमने फील्ड में लगाया तो ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। जैसे हमने फील्ड लगाया ये माइक्रोब्स में क्या होंगे, हाई पे होंगे। तो हाई पे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो फिर ये है वो सीड्स को है वो प्रोटेक्शन भी देंगे एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस से। बायोटिक स्ट्रेस में ये क्या करेंगे, माइक्रोब्स को जो ग्रो किया वो क्या है, जो हाई पे और जो भी होंगे वो रूट में है वो जाएंगे। रूट में जाके वहां पे जो टारगेट पैथोजन होगा उस पे है वो अटैक करेंगे, उसको है वो खाएंगे। इसका सेपरेट लेक्चर मैं आपको दे दूंगा बायो प्राइमिंग का कंप्लीटली, कि कैसे है वो बायो प्राइमिंग है वो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्लाइड आएगी उसमें हम बायो प्राइमिंग का बता देंगे कैसे कैसे बायो प्राइमिंग हम करते हैं, किस किस क्रॉप में होती है डिटेल में। इधर अगर मैं बायो प्राइमिंग को इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहता था क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो बायो प्राइमिंग हम सेपरेट में नेक्स्ट जो कल परसों स्लाइड आएगी मेरी वीडियो आएगा उसमें हम बायो प्राइमिंग का डिटेल में बता देंगे। यहाँ पे यही बताता हूँ बायो प्राइमिंग का मतलब होता है सीड को हाइड्रेशन करना, पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद में माइक्रोबियल कल्चर का है वो उसमें है वो जो भी सॉल्यूशन बनाया या फिर प्रिपेयर करके वो हम डाल देंगे। उसके बाद में उसको है वो सुखा लेंगे शेड में, फिर उसको है वो फील्ड में वो लगा देंगे। तो उसकी एक कोटिंग बन जाएगी माइक्रोबियल की, एक शेड में है वो लगभग कोटिंग बन जाएगी, या है ना। कोटिंग बनने के बाद में उसको ये कोटिंग क्या करती है, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस में वो सुरक्षा प्रदान करती है। जब विभिन्न परिस्थिति आएगी जो कि शेड के लिए वो जर्मिनेशन के लिए अनुकूल नहीं होगी, तब है वो ये है यहाँ पे इसकी बायो प्राइमिंग की। ओस्मो प्राइमिंग क्या होती है, सीड्स को क्या करते हैं ओस्मोटिक सॉल्यूशन के साथ हमें वो डिप करते हैं। और याद रहे इसका जो ओस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो लो होता है। तो सीड्स को है वो सिंपली है वो ओस्मोटिक सॉल्यूशन में वो कुछ टाइम के लिए वो हम भिगो देंगे। उसके बाद में सीड को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद में ओस्मोटिक है वो रिमूव कर लेंगे, जो भी केमिकल होगा वो उसको रिमूव कर लेंगे। करने के बाद में उसको शेड ड्राई करके फील्ड में है वो ट्रांसफर है वो हम कर देंगे। तो ओस्मो प्राइमिंग इम्पोर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा है वो एग्जाम में पूछी जाती है और इसी पे है सबसे ज्यादा है वो रिसर्च हो रही है अभी। तो ओस्मो प्राइमिंग में
आपको मैंने बता दिया सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल यूज करते हैं या फिर मेंटोन का। पोटेशियम क्लोराइड का यूज हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ जितना पॉलीइथाइल ग्लाइकोल का यूज हुआ है। इसकी मैकेनिज्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ, उसमें प्राइमिंग का मेथड क्या है, सिंपल मेथड से। तो ये देखो आपको पॉलीइथाइल ग्लाइकोल 6000 8000, ठीक है, तो ये यूज करते हैं, KNO3 का भी यूज करते हैं बट मोस्टली यही यूज करते हैं, यही याद रखना आपको। अदर्स भी है ऑस्मोटिक में, बहुत बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, जो भी सीड होगा ड्राई सीड होगा, कंट्रोल हाइड्रेशन ऑफ सीड यूजिंग ऑस्मोटिक। कंट्रोल हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए हम इसको है वो देंगे, ऐसा नहीं है कि लंबे समय के लिए थोड़े के लिए, स्पेसिफिक ड्यूरेशन होगा। उसके बाद वो हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। अगर क्रॉप में स्टैंडर्डाइज है पहले से, अगर कोई रिसर्च हुआ है तब तो ठीक है, नहीं तो ये प्राइमिंग डिफिकल्ट है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें हर एक क्रॉप का हमें पता ही नहीं कितने कितने टाइम तक उसको है वो करना है। सबसे बड़ी दिक्कत प्राइमिंग में यही आती है कि पहले ये देखना पड़ेगा कि यार इस सीड्स को है वो मैंने लिया है, इस सीड को प्राइमिंग कितने घंटे के लिए मैं करूँ। सबसे दिक्कत ये आती है, सबसे बड़ी दिक्कत, प्रैक्टिकली दिक्कत ये आती है। तो उसके लिए हमें क्या है, पहले देखना पड़ेगा कि भाई इस क्रॉप में कोई काम तो कहीं पहले नहीं हुआ, इसके लिए हमें थोड़ा वो लिटरेचर देखना पड़ेगा। अगर काम हुआ हुआ है तो उस उन बिटवीन हमें वो उसकी वो कंसल्टेशन है वो रख सकते हैं। अगर काम नहीं हुआ है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लगा के जहां तक कहाँ तक ले जाना पड़ेगा उसको, उस ड्यूरेशन को, ड्यूरेशन और कंसंट्रेशन को भी। ड्यूरेशन को कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, जहां तक है वो उसमें रेडिकल इमर्ज ना हो जाए। ये जैसे ही रेडिकल इमर्ज हुआ तभी हमें पता लगेगा हाँ नहीं नहीं नहीं, इस ड्यूरेशन आगे हमें ड्यूरेशन नहीं जाना है प्राइमिंग का, इसके बीच में स्टॉप कर दो। तो that is called as standardization of priming duration and concentration is very important in priming part। प्राइमिंग को जब हम करते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन और कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा है वो इशू आता है। तो ये आएगा इशू, ये जो प्राइमिंग का जो रिसर्च करते हैं उसको ये वो सॉल्व खुद ही करना पड़ता है, तो इसका करना क्या है। फिर उसके बाद में क्या, जैसे ही हमने प्राइमिंग किया उसके बाद में जो भी ऑस्मोटिका हुआ उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। केमिकल हुआ उसको रिमूव करते हैं। क्यों करना जरूरी है, क्योंकि अगर केमिकल हम वहां पे रह गया तो ये केमिकल इंजूरी कर देगा सीड्स को, उसके एम्ब्रियो को, सीड्स में इंटरनली पार्ट है वो उसमें जाके वो डिस्टर्ब कर देगा उसको। तो इसीलिए इसको ड्यूरेशन के बाद में फटाफट इसको है वो डिस्टिल वाटर से और या फिर नॉर्मल टैप वाटर से इसको है वो वॉश करके शेड ड्राई हम सुखा देंगे इसको। डिहाइड्रेशन मतलब ड्राई हो गया, और उसके बाद में स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ द सीड कर लेंगे। स्टोरेज का मतलब हो गया सीड्स को है वो कहीं पे या फिर नॉर्मल में उसको है वो हम रख देंगे, फिर उसकी मार्केटिंग और खुद सीड को वो कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सीड प्राइमिंग। देन बेनिफिट्स ऑफ ऑस्मो कंडीशनिंग, क्या होता है इसमें बेनिफिट्स। पहला होता है कि इसमें फास्टर इमरजेंस एंड मोर यूनिफॉर्म फील्ड स्टैंड इन नॉर्मल एज वेल एज स्ट्रेस कंडीशन। फास्टर इमरजेंस होगा, जल्दी इमरजेंस होगा, फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा, एबाइटी स्ट्रेस कंडीशन में है वो टॉलरेंट करेगा ये, ठीक है। बिसाइड द यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी के अलावा ये क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन करता है। फ्लावरिंग में है वो सिंक्रोनाइजेशन करेगा, फ्लावरिंग को सिंक्रोनाइजेशन करेगा तो फ्रूट है वो सिमिलर मेच्योर होंगे, फ्रूट सिमिलर मेच्योर होंगे तो सिग्निफिकेंटली यील्ड है वो इम्प्रूव होगा। उसके बाद में क्या करता है, ये शॉकिंग इंजरी को भी है वो प्रॉब्लम को है वो सॉल्व करता है लेग्यूमिनस में। और उसके बाद में डिसएडवांटेज क्या है इसका, जब हमने एडवांटेज की बात की है तो हम डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ओस्मोटिक सॉल्यूशन का है वो डिसएडवांटेज यही है कि इसमें एरिएशन की जरूरत होती है। अगर हम ओस्मो प्राइमिंग करते हैं तो इसको जो हम प्राइमिंग पेट्री डिश में हम कर रहे हैं तो उसमें हम एरिएशन हमें चाहिए, उसको हम हिलाते रहना चाहिए। अगर एरिएशन नहीं करेंगे तो उसमें फंगल ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम सॉल्यूशंस में सीड को डालेंगे तो सीड्स को डालने के बाद में है वो उसमें एरिएशन की है वो ज़्यादा है वो रिक्वायरमेंट होती है, उसको हिलाते रहना चाहिए, अदरवाइज है वो उसमें व्हाइट कलर का है वो फंगस है वो ग्रोथ हमें दिख जाएगा। ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। कॉस्ट ऑफ द पैग इज हाई, जो पॉलीथाइल ग्लाइकोल हम यूज कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी हाई होती है, तो ये थोड़ा ये डिसएडवांटेज इसका है। के बाद में हेलो प्राइमिंग, हेलो प्राइमिंग का मतलब होता है कि साल्ट के सॉल्यूशन के साथ है वो सीड्स को है वो ट्रीट कर देना स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, ताकि वो सीड्स है वो वाटर को प्रॉपर है वो इम्बाइबेशन है वो कर सके। इसके लिए KNO3 KCl KH2PO4 का है, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड का है वो यूज हम करते हैं। उसके बाद में है
ड्रम प्राइमिंग क्या होता है? ये है ड्रम प्राइमिंग। ये है जो आपको ड्रम दिख रहा है, इसमें क्या होता है, एक फोग के रूप में, मतलब मिस्ट के रूप में है वो, पानी है वो इसमें आता रहता है वेपराइजेशन के फॉर्म में। सीड्स को यहाँ हम डाल देंगे, सीड से वो वेपराइजेशन के रूप में ट्रीट होएगा, मतलब कंप्लीटली डीप नहीं होगा सीड्स को, और वेपराइजेशन के फॉर्म में वो फंवारे के रूप में इसको वो सीड्स को हम ट्रीट करेंगे। तो ये है तुम्हारा ड्रम प्राइमिंग। उसके बाद में हाइड्रोप्राइमिंग। हाइड्रोप्राइमिंग का मतलब सीड्स को कंप्लीट ही पानी में शो करेंगे, उसको बोलते हैं हाइड्रोप्राइमिंग। स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए एडवांटेज इसका ये है कि ये इजी है, लो कॉस्ट है, पानी की कोई कॉस्ट नहीं है, इजी है, जबकि पॉलीथाइल ग्लाइकोल थोड़ा है वो महंगा है। तो ये हो गया हाइड्रोप्राइमिंग। सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेक्निक कौन सी है? हाइड्रोप्राइमिंग। इजी है, फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है, ये तो इजीली है वो गाँव में किसान लोग हैं वो इजीली है वो कर सकते हैं इसको, जबकि पॉलीथाइल ग्लाइकोल वाला थोड़ा महंगा है। प्रोग्रेसिव फार्मर इसको उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल जो मॉडरेट फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद में मैट्री कंडीशनिंग। मैट्री प्राइमिंग का मतलब होता है कि सीड को इंक्यूबेशन किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? वर्मिकुलाइट हुआ, डाई डाई जो अर्थ हुआ, डाइट हमें जो अर्थ हुआ उसके साथ है वो ऑब्जर्व किया, वो उसको किया जाता है। उससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि जो मटेरियल हम यूज करेंगे वर्मिकुलाइट, डाइट में अर्थ, उसको हम क्या करेंगे, पानी में भिगोएंगे, मॉइस्चराइज करके पानी उसको निचोड़ लेंगे, फिर हम सीड्स को उसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, सीड्स है वो थोड़ा थोड़ा करके वो जो वर्मिकुलाइट्स का, जो परलेट का, कोकोपीट का है, वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगा, एक तरह से कंडीशनिंग देगा उसको। सीड से वो स्लो इम्बाइबेशन, इसमें क्या करेगा, सीड है वो स्लो है वो इम्बाइबेशन करेगा, और स्लोली इम्बाइब करेगा, और जब तक इम्बाइब करेगा जब तक है वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम के परसेंटेज होता है 13 से 15% या 20 से 25% है, अलग अलग क्रॉप में वेरी करता है। वहां तक है वो सीड से वो वाटर ऑब्जर्व नहीं कर पाए, तब तक है वो पानी है वो लेता रहेगा। जैसे ही वो किया, उसके बाद में हम इसको क्या, वर्मिकुलाइट्स को या तो रिमूव कर देंगे या एक छोटी सी परत को ही रहने देंगे, फील्ड में लगा देंगे। ये है था तुम्हारा मैट्रिक कंडीशनिंग। तो ये है मैट्रिक कंडीशनिंग। दिस इज द ऑल द प्रोसेस ऑफ मैट्रिक कंडीशनिंग। कैसा होता है मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इस फ्लो चार्ट में आपको आसानी से वो थोड़ा समझ में आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, हम मटेरियल लेंगे, सेलेक्ट करेंगे कौन सा, वर्मिकुलाइट है, पीट है, को चारकोल है, क्ले है। उसके बाद में क्या करेंगे, थोड़ा उसको क्ले को, चारकोल को वो क्या करेंगे, पानी में वो डाल देंगे। पानी में डालने के बाद मिक्स कर दिया, वेट कर दिया उसको, फिर क्या कर दिया, सीड को उसमें मिक्स कर दिया। सॉलिड जो मोस्ट सॉलिड मैट्रिक्स था, चारकोल था, वर्मिकुलाइट्स था, उसमें है वो हमने उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में सीड्स क्या करेगा, इंक्यूबेट करेगा, स्लोली स्लोली पानी को ऑब्जर्व करेगा। पानी को ऑब्जर्व करने के बाद में हम सीड्स को क्या कर दिए, या तो सेपरेट कर दो या उसी में रहने दो, शेयर ड्राई कर दो। ड्राई कर दिया और बैक टू नॉर्मल मॉइस्चर कंटेंट। ड्राई करने के बाद में फिर उसको फील्ड में वो लगा दिया। दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ वर्मिकुलर, दैट इज सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग। तो व्हाट आर द बेनिफिशियल्स ऑफ सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग, क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिशियल्स है कि इसमें कुकुम्बर सीड्स में की जाती है। ये कुकुम्बर सीड्स में सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग क्या होता है, इसके साथ हम ले लो ग्रोथ रेगुलेटर्स भी है वो मिक्स कर सकते हैं, और इसमें है वो जर्मिनेशन और सीडलिंग रेट है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। Then the biopriming, I have already teach you. Biopriming is the process of biological seed treatment that refers to combination of seed hydration and incubation of the seed beneficial organism to protect the seed। मतलब seed को हाइड्रेशन करेंगे इसमें। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रेशन प्लस इंक्यूबेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीड्स को हाइड्रेशन किया, हाइड्रेशन का मतलब पानी में डाला उसको, उसको डालने के बाद में साथ में कोई भी माइक्रोबियल एजेंट होगा, माइक्रोराइजा, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, उसका कल्चर में हम उसको डाल देंगे। डालने के बाद में उसको स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए डाल के फिर उसको इनको शेड ड्राई करेंगे, फिर फील्ड में उसको लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये अप्रोच किसके लिए यूज होती है, फंगल बैक्टीरिया उसको है वो बचाने के लिए। क्यों करती है, क्योंकि जो हम यूज करेंगे माइक्रोराइजा, ट्राइकोडर्मा, उसकी जो स्ट्रेन हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, हाई पे और उसको है वो फील्ड में जैसे लगाएंगे, हाई पे और उसको है वो रिलीज करेंगे। वो क्या करेंगे, इतना ग्रो कर देंगे, रूट सिस्टम में जाएंगे। रूट सिस्टम में जो भी बैक्टीरिया, फंगल और पैथोजन प्रेजेंट होगा उसको है वो किल करेंगे। वो भी किल भी अलग अलग मैकेनिज्म से होती है, एंटागोनास्टिक, कम्प्लीमेंट्री, सिम्बायोटिक, वो सारी मैकेनिज्म बायोप्राइमिंग में सेपरेट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो बायोप्राइमिंग का कहाँ कहाँ यूज हुआ है, सनफ्लावर में, मेज में, रेडिश में, कैरेट में, स्वीट कॉर्न में, पर्ल मिलेट, बाजरा में। सो किस क्रॉप को, कौन सा डिजीज को, कौन से इंसेक्ट को कम करने के लिए यूज हुआ, ये हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे बायोप्राइमिंग। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द सीड प्राइमिंग, कौन कौन से फैक्टर है,
एक तो एम्बिएंट कंडीशन ड्यूरिंग दी हाइड्रेशन, दूसरा है टाइप ऑफ ऑस्मोटिका, ड्यूरेशन ऑफ प्राइमिंग, कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ड्राइंग ऑफ सीडिस्ट ओरिजिनल मॉइस्चर कंटेंट। मतलब टाइप ऑफ ऑस्मोटिका, कौन सा आप ऑस्मोटिका यूज कर रहे हो। अगर मान लो आपने पैक का यूज किया, उसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी है, KNO3 का यूज किया, तो कौन सा ऑस्मोटिका यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है प्राइमिंग। पहले उसका बाद में ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए आप कर रहे हो वो भी करता है। ठीक है, तो ये भी फैक्टर है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि कितने टाइम के लिए हमें करना है। कंट्रोल ऑफ द माइक्रोबियल कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन करते हैं क्योंकि प्राइमिंग में अगर मान लो ऑस्मोटिक है, ऑस्मोटिक प्राइमिंग हम करते हैं, ऑस्मो प्राइमिंग करते हैं, अगर उसमें एरिएशन नहीं किया, प्रॉपर प्रॉपर एरिएशन नहीं किया, तो एक कलर प्रॉपर है वो व्हाइट कलर की चद्दर बिछ जाएगी उस शेड्स में, तो वो शेड्स है वो खराब हो जाएगा, डिकेड हो जाएगा। और सीड को है वो मॉइस्चर कंटेंट को है वो रिमूव करना। अगर गीला सीड को ही लगा दिया, ओरिजिनल मॉइस्चर ड्राई नहीं किया प्रॉपर, तो भी है वो सीड जर्मिनेट नहीं किया। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर इफेक्ट्स दी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्राइमिंग। तो ये हमें ध्यान में रखना है किसका ऑस्मोटिक हम यूज कर रहे हैं, प्राइमिंग का ड्यूरेशन क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन को हमने स्टैंडर्डाइज करना है, प्राइमिंग ड्यूरेशन को स्टैंडर्डाइज करना है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए हमें वो स्टरलाइज करना है सीड्स को। ठीक है, और सीड्स को ओरिजिनल मॉइस्चर कंटेंट में प्राइमिंग के बाद में उसको है वो प्रॉपर सुखाना है। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा ही वो फील्ड में लगा दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अगर हम सीधा ही लगा दे तो क्या होगा, सीधा लगा के देंगे तो फिर प्राइमिंग का कोई मतलब ही नहीं होगा। रीइम्बाइबेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। पानी को इस हद तक करो कि पानी को एक्टिवेट, हम प्राइमिंग में हमने क्या कर दी, एक्टिविटी हमने कर दी, लेकिन उसको ड्राई करना भी जरूरी है ताकि वो फिर से रिम्बाइब करके फिर से वहां पर सिग्नल ले सके। अगर आप सोचते हो कि हमने सर प्राइमिंग तो हमने कर दिया है, सीधा ही सुखाने की क्या जरूरत है, सीधा ही गीला लगा दो फील्ड में, दिक्कत कहाँ है, ये क्वेश्चन आता है ना दिमाग में। तो नहीं, इसका मतलब ही ये हुआ कि सीड को ड्राई करना जरूरी है, क्योंकि फिर से एंजाइम एक्टिवेट करना पड़ेगा ना। अगर मान लो हमने वहां तक हमने कर दिया, सीड फील्ड में लगा दिया, तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ प्राइमिंग का, फिर वो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि फिर वो सीड्स और मॉइस्चर रहेगा, पानी ऑलरेडी उसमें भरा हुआ है, एक्टिवेशन कहाँ आएगा उसमें, कुछ नहीं आएगा उसमें। तो दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते भी है। के बाद में है ऑस्मोटिक का टाइप ऑफ ऑस्मोटिक, हमने पढ़ा दिया ड्यूरेशन का क्या है, ड्राइंग प्रॉपर होना जरूरी है। इफेक्ट्स ऑफ सीड प्राइमिंग, अब सीड प्राइमिंग का क्या क्या इफेक्ट्स है, कैसे वो जर्मिनेशन में बढ़ाता है, कैसे स्पीड ऑफ जर्मिनेशन को करता है, सीडलिंग विगर को कैसे वो बढ़ाता है, एबायोटिक स्टेज में वो कैसे वो योगदान देता है, वो हम पढ़ेंगे इसका। तो ये स्टडी में हम पढ़ेंगे सीड प्राइमिंग है वो कैसे है, वो सीड डोरमेंसी को कैसे ब्रेक करता है। तो सीड प्राइमिंग क्या करता है, सीड डोरमेंसी क्या होता है, एपीए होता है। फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था एबीए क्या होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, वो सीड्स में होता है डोरमेंसी के टाइम पे। तो उसमें क्या करता है, जैसे प्राइमिंग करेंगे एक्टिवेशन फेज में, ये क्या करेगा, एबीए लेवल को है वो कम कर देगा, और वो जो GA3 का जहां से सिक्रेशन हो रहा है उस जीन को है वो एक्टिवेट कर देगा। उस जीन को एक्टिवेट कर दिया तो GA3 का लेवल बढ़ जाएगा, एबीए का लेवल कम हो जाएगा, एलईए प्रोटीन का है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा इसकी मैकेनिज्म है वो प्राइमिंग है वो करती है। देन दिस इज ऑल अबाउट how priming will affect the seedling establishment. This is the example of prime tomato seeds का है। ये प्राइमिंग किया हुआ है, और ये है कंट्रोल का। तो कंट्रोल में क्या है, सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट है वो, देखो ये लेट हो रही, 5 10 इतना हो रही है। ठीक है, ये है हमारा डेज 0 से 30 दिन का। ठीक है, और इसमें जर्मिनेशन हम देखो, जर्मिनेशन प्राइम सीड का देखो कितना हो रहा है, 20 60 80 ये ऐसे से बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे देखो जर्मिनेशन है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये जर्मिनेशन को है वो प्राइम सीड है वो बढ़ा रहा है एज कम्पेयर टू कंट्रोल बिना बिना प्राइमिंग के। अनदर स्टडीज, दिस इज आल्सो ए टोमेटो सीडलिंग स्टडीज। पहला तो था वो कंट्रोल और प्राइम्ड सीड, नॉर्मल प्राइम्ड सीड हाइड्रोप्राइमिंग के साथ। अब दूसरा है कंट्रोल ऑस्मो प्राइमिंग और केमिकल वाली जो प्राइमिंग है हेलो प्राइमिंग उसके साथ। तो इसमें देखो आप, इन्होंने टोमेटो में एस्टिमेट किया कंट्रोल और ये एग का है, ये उसके बाद में ये सबसे ज्यादा है वो KNO3 का अभी जर्मिनेशन है वो हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट हुआ इसका हुआ है। देन इफेक्ट ऑफ प्राइमिंग ऑन यील्ड एंड क्वालिटी। तो ने इसमें सीड प्राइमिंग प्रमोटेड अर्ली ग्रोथ ऑफ ब्रिंजल, पेपर, कुकुम्बर एंड मस्क मिलन प्लांट।
बट नो डिफरेंस वेरी डिटेक्टेड इन अर्ली एंड फाइनल यील्ड बिटवीन प्राइम्ड एंड नॉन प्राइम्ड सीड। ये एक स्टडी हुई है जिसमें वो यील्ड का है वो ब्रिंजल में, पेपर में और कुकुम्बर में, मस्क मिलोन में, प्लांट्स में वो किया था, जिसमें यील्ड और क्वालिटी है वो इंक्रीज हुआ है। टोमेटो में भी एक स्टडी है जिसमें अर्ली फ्लावरिंग को है वो दिया हुआ है। और ओकरा में स्टडी हुई है जिसमें वो अर्ली फ्लावरिंग, 50% फ्लावरिंग और डेज टू हार्वेस्ट ड्यूरेशन और नंबर ऑफ फ्रूट पर प्लांट, नंबर ऑफ सीड पर पोड, ये सारा सारा क्वालिटी पैरामीटर इंक्रीज हुआ है ओकरा में प्राइमिंग से, ओस्मो प्राइमिंग या हाइड्रो प्राइमिंग से। तो प्राइमिंग का है वो क्या यूज हुआ है, जैसे प्राइमिंग का यूज हुआ है मतलब यूनिफॉर्मिंग मर्जेंस में, ये है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जो सीडलिंग्स हम लगाते हैं। अब देखो आप देखिए क्लियर, यूनिफॉर्म एक समान है वो सीडलिंग से वो ग्रोथ हुई है, एक समान यहाँ पे ग्रोथ होगी, तो फिर हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे फिर भी है वो समान है वो ग्रोथ हुई, समान ग्रोथ हुई तो समान उसमें है वो फ्लावरिंग्स, फ्रूट मेच्योरिटी, क्वालिटी वो सब है वो बढ़िया बनी रहेगी अगर हमने सीड प्राइमिंग को है वो किया है। तो ये टोमेटो का है, टोमेटो में, ऑनियन में भी ऐसा हुआ है, कैरेट में भी ऐसा हुआ है, ठीक है, गाजर मूली सब में ऐसा हुआ है, और इवन दो इसमें पेपर में भी हुआ है। ये रिसर्च वर्क रिड्यूस, बहुत सारी स्टडीज हुई है प्राइमिंग पे। प्राइमिंग वर्सेज लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी का मतलब प्राइमिंग है वो लॉन्जिविटी, मेरा ही एक्सपेरिमेंट था जिसमें ओकरा में मैंने किया था। तो मैंने ओकरा के सीड्स को है वो 12 महीने तक है वो प्राइम, पहले तो प्राइम किया। प्राइम कैसे किया, 0.5 मेगा पास्कल 1.0 मेगा पास्कल के साथ अलग अलग ड्यूरेशन लिए, 12, 24, 36, 48, ठीक है, 72 घंटे। ये सारा मैंने पहले तो उसको स्टैंडर्डाइज किया, फिर प्राइम स्टैंडर्डाइज करने के बाद कौन सा बेस्ट था उससे मैंने प्राइम किया। प्राइम करने के बाद मैंने सीड को स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसके हर एक स्टोरेज पीरियड में मैंने जर्मिनेशन, विगर, वाइबिलिटी, स्पीड ऑफ जर्मिनेशन, ये सारा चेक किया, ठीक है। वो चेक करने के बाद हर एक ड्यूरेशन में 3 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 3 महीने, 3 6 9 12, 3 महीने का अंतराल में मैंने वो सब चेक किया। तो मैंने ये पाया कि जो मैंने 12 मंथ तक मैंने सीड को स्टोर किया उसमें भी है वो जर्मिनेशन, विगर, वाइबिलिटी है वो बरकरार रही, मतलब कम हुई बट एज कंपेयर टू कंट्रोल, एज कंपेयर टू कंट्रोल है वो भी बरकरार बढ़िया रही। तो दिस इज ऑल अबाउट, एंड ये हमें याद रखना है कि कौन से क्रॉप में है वो कौन से सबसे ज्यादा है वो अडोप्टेड है। टोमेटो में हाइड्रो प्राइमिंग, सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग अडोप्टेड है मोस्टली। कैरेट में वो ऑस्मो प्राइमिंग, बीट रूट, रेडिश, मस्टर्ड में हाइड्रो प्राइमिंग, जो मस्टर्ड है उसमें हाइड्रो प्राइमिंग, और जो राइस है उसमें ऑस्मो प्राइमिंग, वीट है उसमें भी ऑस्मो प्राइमिंग, राइस हाइड्रो प्राइमिंग। तो ऑल दोज थिंग्स है वो सब में है वो स्टैंडर्डाइज है वो हो गई है अब ऑलमोस्ट। ब्रिंजल, चिल्ली, ऑनियन में हाइड्रो प्राइमिंग, ऑस्मो प्राइमिंग, ऑनियन में है वो ऑस्मो प्राइमिंग, हाइड्रो प्राइमिंग, कोकुम्बर, ओकरा में सॉल्ट मैट्रिक्स प्राइमिंग, और मेरी वाली अभी ऐड हो जाएगी पॉलीथाइल ग्लाइकोल और हाइड्रो प्राइमिंग, पीएजी, ऑस्मो प्राइमिंग और हाइड्रो प्राइमिंग भी इसमें इंपॉर्टेंट है। पॉलीफ्लावर, सो मेनी देयर आर सर्वल स्टडीज हुई है, ठीक है। और अब ये है एक टोमेटो में है वो पॉलीथाइल ग्लाइकोल 0.5 मेगा पास्कल का यूज किया, इन्होंने 1 का यूज किया। तो जो 1 वाला यूज किया उनमें जर्मिनेशन है वो 75% इंक्रीज हुई है, स्पीड ऑफ जर्मिनेशन भी 47, और वो सीडलिंग ड्राई वेट है वो 3.4। इसी प्रकार से के एन ओ थ्री में है वो 74 30 हो रही है, मतलब इस इनका भी है वो पॉलीथाइल ग्लाइकोल है वो बेस्ट आया है टोमेटो में एज कम्पेयर टू कंट्रोल। कंट्रोल कितना है 68 है, जबकि प्राइमिंग का है वो देखो इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और ये 23 से है वो 44, स्पीड ऑफ जर्मिनेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, शेडलिंग ड्राई वेट भी है वो डबल, लगभग डबल हुआ है। तो इस कंपेयर टू कंट्रोल है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो अच्छा है, जर्मिनेशन भी है अच्छा, स्पीड ऑफ जर्मिनेशन भी है वो, शेडलिंग ड्राई वेट भी है। So this is about how the tomato seeds primed will done. This is 0.5 megapascal polyethylene glycol. This is 1 megapascal. This is KNO3 control. Control में आप देख सकते हो जर्मिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 17 ही हुआ है, जबकि इसमें देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा ही हो चुका है। इसमें देखो आप ग्रोथ ही कर चुकी है, यहाँ तो बिल्कुल ही स्टार्ट ही हुआ है, यहाँ तो पूरा सीडलिंग रूट डेवलपमेंट भी हो गया, कोटिलेडन भी आ गया है, ठीक है। 0.5 में 1 में भी आ गया है, KN3 में भी आ गया है। एज कम्पेयर टू कंट्रोल, प्राइमिंग तीनों ट्रीटमेंट है वो अच्छे हैं। सीडलिंग लेंथ पर भी आप देख सकते हो, सीडलिंग लेंथ पर भी कितना फर्क पड़ रहा है, रूट डेवलप हुआ है, प्रॉपर शूट डेवलपमेंट हुआ है, टू लीफ आ गई है,
तो इसमें क्या है, इसमें भी रूट प्रॉपर हुआ है, इसमें कंट्रोल में कम हुआ है, डेवलप प्रॉपर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अफेक्ट डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकली है वो हम आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे है वो टोमेटो में है वो प्राइमिंग का इफेक्ट हो रहा है। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट टोमेटो का। एज की बात करते हो, स्टोरेज की बात करते तो जो फ्रेश है, फ्रेश में 88 है, एज में 75% जर्मिनेशन है, एज प्लस हाइड्रो प्राइमिंग किया तो 81 हो गया, मतलब कुछ हद तक जर्मिनेशन बढ़ा है। एज प्लस ओस्मो प्राइमिंग किया तो 86 सबसे बेस्ट ही होगा। एज शेड में ओस्मो प्राइमिंग किया तो जर्मिनेशन 86 तक बरकरार रहा, मतलब 2% ही कम हुआ है। अभी एज ये 12 महीने तक किया होगा इन्होंने स्टडीज में। तो ये अभी ये कुछ स्टडीज है, केस स्टडी है जो अभी लेटेस्ट हुई है 2024 में, अबाउट कैप्सिकम में काम हुआ है ओस्मो प्राइमिंग जर्मिनेशन पर। दिस इज ऑल अबाउट प्राइमिंग। और ये सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग पे काम हुआ है। ये देखो सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग और ओस्मो प्राइमिंग पे बिटर गार्ड में काम हुआ है। ये कंट्रोल है, आपको दिख रहा है बिटर गार्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हो सीधा इसकी लेंथ विड्थ कितनी है, वो बढ़िया है ना। सारी लेंथ विड्थ है वो सारी है वो प्रॉपर है, वो डेवलप्ड है। जबकि इसमें है वो, इसमें भी है वो प्रॉपर है, मतलब कंट्रोल से अच्छा है। और तो यील्ड में भी है वो कंट्रोल के कंपैरिजन, फ्रूट यील्ड भी है वो उसमें प्राइमिंग इसमें है वो बड़ी है। इसमें 9 है, इसमें देखो 10 के करीब आ रही है फ्रूट पर प्लांट। यील्ड भी इतना आ रहा है 418 ग्राम, इसका 410 ग्राम है। तो ये समझने के कंपैरिजन में केस स्टडीज हुई है। सो ये कंपैरिजन सबका देख लो आप, सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग का, ये बायो प्राइमिंग का, ये हाइड्रो प्राइमिंग, सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग और ये कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल में देख लो आप जर्मिनेशन 1 2 3 4 5 6, मतलब लगभग 6 7 जर्मिनेशन हुआ ओकरा में, ये ओकरा का है ना। और सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग में देखो आप कितना जर्मिनेशन, ऑलमोस्ट सारा 1 2 3 4 5 6 7 सारा ही हो गया है। इसमें भी हो गया है सारे हाइड्रो प्राइमिंग में भी। सो दिस इज क्लियरली डिफरेंस यू कैन सी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो उसमें प्राइमिंग ओकरा में कंट्रोल में कम है, सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग ज़्यादा है, प्रॉपर रूट शूट कोटिलेडन भी दिख रहा है आपको। ये सारा है वो स्टडीज में हुआ है। सो दिस इज हाउ अबाउट ट्राइकोडर्म। बायो प्राइमिंग का आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन का, पहले बायो प्राइम ओस्मो प्राइमिंग का सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग का था, अब आप बायो प्राइमिंग का भी आप देख सकते हो। ये कंट्रोल है, कंट्रोल में जर्मिनेशन ही नहीं हुआ है। हाइड्रो प्राइमिंग में देखो जर्मिनेशन आपको दिख रहा होगा इतना, सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग और ट्राइकोडर्मा कॉम्बिनेशन में भी आप देख सकते हो इतना हुआ है। मतलब कंट्रोल से जहाँ पे बिना बिना प्राइमिंग के कुछ किए हुए उनसे तो बढ़िया ही है हाइड्रो प्राइमिंग और ये सारे। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट स्टडीज। एडवांटेज क्या है सीड प्राइमिंग के? सो सीड प्राइमिंग का मेन एडवांटेज यूनिफॉर्मिटी है। बता ही दिया मैंने आपको, जर्मिनेशन को इंक्रीज करता है, यूनिफॉर्मिटी करता है, अर्ली जर्मिनेशन करता है, एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस में वो योगदान देता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में यूज है, यील्ड इंक्रीमेंट करता है, ग्रोथ इंक्रीमेंट करता है, ये सब सारा है वो सीड प्राइमिंग का एडवांटेजेस है। लिमिटेशन इसके सीड प्राइमिंग क्या है ये याद रखना है, इसकी लिमिटेशन क्या है। ऑस्मोटिक सीड ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव, थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि पैक की कॉस्ट है वो क्या है, हाई है। और लो वॉल्यूम हाई वैल्यू सीड्स आर सुटेबल फॉर दिस ट्रीटमेंट। लो वॉल्यूम हाई वैल्यू, जैसे सब्जियां हाई वैल्यू की है, वैल्यू उसकी ज्यादा है, वॉल्यूम उसका कम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम प्राइमिंग कर सकते हैं हम। राइस में भी होता है बट इतना हम उसमें नहीं करते, मेनली ये ग्रोथ जो महंगे सीड्स है उसमें हम ये करते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट लिमिटेशंस एंड प्राइमिंग्स अबाउट। सो फाइनली it is concluded that priming on increase the synchronization and seed germination of the crop, and it also increase the biotic and abiotic stress to the crop under various climatic conditions. तो थैंक यू फॉर टुडे। सो ये था एक प्राइमिंग का टॉपिक। कल हम बात कर लेंगे बायो प्राइमिंग के बारे में, और उसके बाद में हम थोड़ा सा है वो प्लांट ब्रीडिंग की तरफ मूव करेंगे। अभी तक मैंने सारे लेक्चर है वो से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दिए हैं। तो उसके बाद में जैसे ही बायो प्राइमिंग खत्म होगा, पैलेटिंग खत्म होगा, दो या 3 लेक्चर के बाद में हम प्लांट ब्रीडिंग का लेक्चर 1 से लगा के पूरा प्लांट ब्रीडिंग की स्टडी करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग की स्टडी करने के बाद में हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करेंगे। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट, फ्लावर,
और वेजिटेबल स्टार्ट कंप्लीट करेंगे। हॉर्टिकल्चर के बाद में फिर एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ये सारा हम पोर्शन है वो कवर करेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन इकोनॉमिक्स में नहीं कर पाऊंगा, एक्सटेंशन में कवर कर दूंगा। इकोनॉमिक्स में जो क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम सारा है वो डिस्कस कर देंगे। तो सीरीज है वो लंबी चलेगी, बने रहिए। थैंक यू।